सर्वप्रथम हमारे देश की आन बान शान हमारा और आपका राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए आपको और हमको क्षमता, मैत्री, बंधुत्व की पाठ पढ़ाने वाले, उसको बांध के रखने वाले हम सब के इस भारत का राष्ट्रीय धर्मरत भारतीय संविधान का मैं नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस भूखंड पे जन्मे गणित अगणित जितने भी हमारे महानायक महापुरुष हुए हैं, जिनकी त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत आज इस भूखंड पे हम और आप बैठे हैं, उन सब का मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस सभा में उपस्थित आज जिस दो महान विभूतियों को हम सम्मान और याद कर रहे हैं, उसको प्रतिबिंबित करती हुई सदन में हमारी संपूर्ण मातृशक्ति को मैं सादर नमन करता हूँ। साथ ही मंचासीन हम सबके बीच उपस्थित, जिनका बेसब्री से हम लोग बहुत दिन भर शायद दिन की जो है धूप ढल गई, गोधूली वेला आ गई और उन्होंने हमारे सब्र के बांध को जो है टूटने नहीं दिया और अंत तो गतवा हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हम सबके मुख्य अतिथि, उनका मैं तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं और संपूर्ण सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से उनका जो है नमन करता हूं। आभार प्रकट करता हूं कि देर ही सही कम से कम उन्होंने अपने दर्शन हमें दिखला दिया और जिस चीज की हमें इच्छा थी वो शायद चंद मिनटों में उनके मुखों से, उनके मुखारविंद से हम सुनने को मिलेगा। और मंचासीन हमारे अभिभावक जो पटना की धरती से चल के आए हैं, पटना कॉलेज मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार डॉक्टर अरुण कुमार शांतनु सर, जो हमारे उद्घाटनकर्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार कि हमने जब उनसे निवेदन किया तो वो सहज तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो एक इबारत लिख रहे हैं इस बिहार की धरती पे सब जगह माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख को आपने इतने सालों, इतने वर्षों के बाद याद कर लिया। तो हमने सर अभी तो कहाँ, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते तो जाइए कि सम्राट अशोक क्लब के ये क्रांतिकारी सिपाही इस बिहार और इस भारत में क्या क्या गुल खिलाते हैं। इसलिए एक बार फिर से उन लाल शर्ट वालों को मेरा क्रांतिकारी सलाम, जो इस भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस तहजीब को कुछ विषमतावादी लोग तोड़ना चाहते हैं, जिस अलगू मियां और जुम्मन चौधरी की दोस्ती को जिनकी निगाहें भस्म करना चाहती हैं, जलाना चाहती हैं, उनके खिलाफ सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए उनका विशेष रूप से आभार कि आप इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं और हमारी संस्था करते जा रही है। आज हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ जुटे हैं, जिस महान विभूति माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव में और फातिमा शेख के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज बड़ा मैं जब आया था तो मैं सोच रहा था कि मैं लेट हो गया, तो मैं सोचा कि मैं ही क्षमा मांगू, लेकिन मैं सबके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। आप सारे अभिभावक के जितने भी गणवान लोग हैं, अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कि हम देर ही सही लेकिन दुरुस्त होकर आए हैं और हमारे अतिथि भी दुरुस्त होकर आए हैं। इसलिए क्षमा तो बनेगी और जरूर बनेगी। और इस मंच पे उपस्थित हमारी एकमात्र बहन जो आई थी, सुमैया खान, जो LLM की हैं, उन्होंने अपने वाणी से आपको अभिभूत किया और उन्होंने बताया कि आखिर इतने सालों पहले माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख ने क्या किया, कैसी उनकी दोस्ती थी, कैसे उन्होंने शिक्षा के जगत में अलख जगाया,
और कहीं न कहीं उनमें ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख का भी नाम आता है। तो शायद आज भी उस्मान शेख और ज्योतिबा फूले इस भारत की अखंड भूमि पे विराजमान है और आने वाली पीढ़ी को फिर से हम माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का रूप देने के लिए तैयार रहेंगे। एक एक पीढ़ी को, जो नई आने वाली पीढ़ी है और हमारे माँ बहनों के पेट में पल रही है, उसको ये कसम खाते हैं। मैं जो विषय वस्तु है कि भाई उनका क्या योगदान है, माता सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का क्या योगदान है शिक्षा में, ये अब शायद पूर्व के वक्ता इतनी बार कह गए हैं, वो बयां करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि क्या योगदान है। अब जरूरत इस बात की है कि जो उन्होंने हमारे और आपके लिए किया, उसको क्या हम बरकरार रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। क्यों ऐसे सामाजिक संगठन, क्यों ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, क्यों ऐसे आयोजन करने की जरूरत पड़ जा रही है उनकी कीर्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए और जीवंत रखने के लिए। क्यों आपको ऐसे मंच और माइक लगाने पड़ रहे हैं सिर्फ उस चीज को याद करने के लिए। ये बहुत चिंतन और मनन का प्रश्न बनता है, ये सोचने वाली बात है। मैं अभी फ्लैशबैक में जाना चाह रहा हूं। हमारे पूर्व के वक्ता, उन्होंने जब विषय परिवर्तन कराया था तो कहा था कि भाई ज्योतिबा फूले की स्टोरी है, कहानी है कि वो एक बारात में जा रहे थे तो सबसे अग्रिम पंक्ति में थे, चूंकि उनके मित्र की ये बारात थी, अग्रिम पंक्ति में थे। तो अग्रिम पंक्ति में कुछ लोगों ने, विषमतावादियों ने पूछा कि भाई ये कौन है, तो बताया गया कि भाई ये छूत है, शूद्र है। तो उसको तिरस्कृत करके उनको हटा दिया गया कि भाई तेरा यहाँ क्या क्या, तू आगे आगे क्या कर रहा है, चलो पीछे, यहाँ क्या कर रहा है। इस बात से उनको बहुत दुख हुआ। आप सबको पता है, कहानी में हम पढ़े थे। फिर उन्होंने क्या किया होगा, अपने घर गए होंगे। जैसा अभी यहाँ अगर सपोज कीजिए किसी भाई को या किसी माँ बहन के साथ कुछ अनहोनी हो जाए या कोई दूसरा व्यक्ति, पड़ोस के गांव का व्यक्ति कुछ कह देता है, तो वह व्यक्ति सबसे पहले कहाँ आता है, अपने घर में, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने गोतिया देहात को बताता है, कहता फला गांव का आदमी हमको ऐसे कह दिया है। उसके गांव के लोग तुरंत क्या करेंगे, एक्शन में आएंगे कि नहीं, बोलिए, आएंगे ना। बोले अच्छा कौन बोला, चलो तो देख लेते हैं हम। और तुरंत आपके यहाँ जो भी तत्क्षण हथियार होगा, नहीं हो तो खाली हाथ लेके तुरंत निकल चलेंगे कि हमारे बेटे का अपमान कैसे कर दिया, हम बेटे को हमारे साथ, बेटे के साथ अहित कैसे किया, मारपीट कैसे की तूने। तो ये कहानी उस समय भी घटित हुई होगी जब ज्योतिबा फूले के साथ ऐसा घटना घटा होगा। उनको जब बारात से बाहर कर दिया गया तो जाके अपने सगे संबंधी, माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र से कहे होंगे कि देखो भाई हमने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, और गुस्से में होंगे। तो सोचिए जरा कि उनके परिवार और उनके जो गोतिया नैया, चाचा, दादा, मामा हैं, वो बैठ रहे थे और जब ज्योतिबा फूले ने ये घटना, ये काम सुनाई तो उनके जो रिश्तेदार थे, चाचा थे, भाई थे, वो हंसने लगे। सोचिए, सिर्फ कल्पना कीजिए कि वो हंसने लगे। यानी कि जिसका बेटा पिटाया है, बेइज्जत हुआ है भरी सभा में, और वह बेटा अपने पिता से, अपने माँ से, अपने बाप से अपनी व्यथा को सुना रहा है, कष्ट को, तो उसके परिवार वाले उसी पे हंस रहे हैं और कह क्या रहे हैं, मूर्ख कहीं से। तो ये कौन बड़ा बात हो गया इसमें। तो तू गया क्या, तो करेगा नहीं भाई। उन लोग का बारात है कि बोले कि अरे भाई वो मेरा मित्र था, वो इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, तब गए थे उसके बारात में, सकाता पूर्व। तो ये कोई नया बात हुआ, इतना दिन से हम लोग सुनते आ रहे हैं गाली बात, कभी कुछ बोले तो क्या बोल रहा है, तो वो सुन लो। उस क्षण उनको लगा था कि मैं सुसाइड कर लूं, आत्महत्या करने जा रहे थे। लेकिन जब ये बातें उनके घर परिवार के लोगों ने कही कि ये तो सदियों से होते आया है, सह लेना है, हम लोग भी सह लेते हैं, तुम भी सह लो, यहीं से क्रांति की फूल फूटती है। ये क्रांति की जो चमक है उनके दिलो दिमाग में छाता है। कहता है अरे बाबा, अरे बाबा, ये क्या बात हुई, ये लोग बेवकूफ लोग सदियों से जिलालत की जिंदगी जी रहा है और इसको एहसास ही नहीं है।
और ऊपर से जब मैं इसको कंप्लेन शिकायत लेके आ रहा हूं तो मुझे ही कह रहा है कि तू ही पागल है। इसका मतलब कि असल में अब आत्महत्या मुझे नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या तो इस पूरे समाज को कर लेना चाहिए, जिसको अपने मान सम्मान स्वाभिमान का गम ही नहीं है और मस्त जिंदगी जी रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो ये समाज ऐसे ही मानसिक गुलामी में जीता रहेगा, अगर मैं मर जाऊं तो ये समाज ऐसे मानसिक गुलामी में जीता रहे। उन्होंने आत्महत्या की जो इच्छा थी उसको बदल दिया और कहा कि इस समाज को अब मैं सुधारूंगा। यही से शिक्षा का क्या योगदान है वो शुरुआत यहीं से होता है, और शिक्षा का योगदान की शुरुआत यहीं से होती है। और जब आपको अभी भी वक्ता ने बताया कि भाई उन्होंने उनकी जब शादी हो गई छोटी उम्र में तो उन्होंने क्या की, शिक्षा की अलग कहाँ से जगाई, शिक्षा की अलग कहां से जगाई। सबसे पहले उन्होंने अपने घर में अपनी पत्नी को पढ़ाया, सबसे पहले अपने घर में अपनी पत्नी को पढ़ाया। लोगों को तो पढ़ाते ही थे, उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया। और देखिए क्या योगदान था शिक्षा में। मैं जहां ले जाना चाहता हूं वहां आप लोग सदन में बैठे सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता भी बने हुए हैं इस देश में, अभी से नहीं बहुत दिनों से। लेकिन बदकिस्मती कहिए कि सब लोग दूसरे ही को पढ़ा रहा है, अपने घर में कोई नहीं पढ़ा रहा। अगर बात आती है कि इस देश को एक युवा क्रांतिकारी साथी चाहिए, कैसा साथी चाहिए, तो भगत सिंह सुखदेव जैसा चाहिए। कैसा चाहिए? भगत सिंह सुखदेव जैसा चाहिए। ऐसा क्रांतिकारी सपूत आएगा, इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाएगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, जब उनसे पूछेगा कि वो भगत सिंह किसके घर में पैदा होना चाहिए तो वो बोलता है पड़ोसिया के घर में। किसके घर में? पड़ोसिया। मेरे घर में कैसा पैदा होना चाहिए? मेरे घर में डॉक्टर इंजीनियर नहीं तो कमाए वाला पैदा होना चाहिए, वो क्रांतिकारी पैदा होना नहीं चाहिए। जब पढ़ाने की बात आती है, संस्कार सिखाने की बात आती है, तो लोग दूसरे के बच्चों को जाकर सिखाते हैं कि आपका बेटा ऐसा है। अरे भैया अपने घर में झांक के देखो, तुम्हारी माँ बहन बेटी बहू क्या कर रही है। जो इच्छा की अलग तुम दूसरे को उपदेश दे रहे हो, क्या उसको अपने अमल में लाए हो? जो हमारे आज बड़े भाई ने कहा था, भाई उस बात उस दीप की लौट तो तुमको अपने घर में जलानी चाहिए थी ना। मतलब पूरी दुनिया को नसीहत देते चल रहे हैं और अपने घर में क्या कर रहे हैं। यही योगदान था बाबा जेपी बाफुले का। उन्होंने वो दीप पहले अपने घर में जलाई और जब जलाई तो उनकी पत्नी ने लोगों के बीच जलाना शुरू किया, क्योंकि वो मातृशक्ति जिसको पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया उसको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और जब शुरू किया तो जाहिर है क्रांति तो क्रांति है, चाहे किसी भी तरीके की क्रांति हो। और क्रांति का मतलब समझते हैं, तूफान तो आएगा ही, लहर जो है उठेगी ही, लहर उठेगी और लहर उठेगी तो कुछ चीजें ऊपर होंगी, कुछ चीजें नीचे होंगी, कुछ चीजें ऊपर होंगी, कुछ चीजें नीचे होंगी। शायद उस समय के सामाजिक परिवेश में यही उनके साथ नहीं हुआ और विषमतावादियों ने उनके पिता को इस करियर से मोटिवेट कर दिया और कहा कि भैया ये तो एकदम नालायक निकल गया, अपनी बीवी को पढ़ा दिया। समाज में किसी की बीवी पढ़ी हुई है? किसी की बहन पुतो बेटी बाहर निकलती है तो बाहर निकाल रहा है, तो उनको घर से निकाल दिया गया। स्टोरी तो यही है। हर पॉइंट में मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा। जब वो निकाल दिए गए तो भाई ऑन रोड। सोच के देखिए, फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। फिर जब निकले दर दर की ठोकरें खा रहे थे तो एक मसीहा बन गया। कौन आए है? उस्मान से, उनकी बहन फातिमा से। उन्होंने कहा कि बहन हम तुमको आश्रय देते हैं, आओ हमारे घर में और ये लो और यहीं तुम विद्यालय खोलो और पढ़ाओ, यही विद्यालय खोलो और पढ़ाओ। और इतना ही नहीं, हम दोनों भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे और इस जो अंधकार है ये ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। अब सोच के देखिए, ये उस साल 100 साल 175 साल शायद कह रहे थे बड़े भाई, बताइए 175 साल पहले इसी भारत भूमि पे हमारे माँ बाप को, हमारी दादी परदादी छरदादी को, हमारे ही घर के उनके पिता माता ने जब बाहर कर दिया तो किसने शरण दिया? हमारी ही। अब तो कह लीजिए, मैं कहूंगा कि हमारी अगर माता सावित्री बाई है तो फातिमा शेख तो मेरी खाला जहां मौसी बन गई ना।
बन गई कि नहीं मां? भाई वो भी मेरी मां बन गई जिसने मुझे शरण दे दिया। और आज वर्तमान में मैं ले जाना चाहूंगा, और सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता इस बात को भली भांति समझते हैं और समझ भी रहे हैं। और आज क्या हो रहा है, आज आप उनको कहते हो कि भाई आपको अगर ज्यादा तकलीफ है तो क्या कीजिए, देश छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें देश? अरे उनके शरण में हमारी मां विद्यालय खोली थी और ये पढ़ने की कला, लिखने की कला हम सीखे, तब तो इतनी बौद्धिक शक्ति जगी कि आज इस मंच से बोल रहे हैं और हमारी मां बहनें बैठ के सुन रही है। किस बिना पे कहते हैं? और मैं तो यहाँ इस बात को ले जाकर बंद करूंगा, इस टॉपिक को फिर से आगे बढ़ूंगा कि भाई अगर देश आजाद भी हुआ फातिमा शेख और उस्मान शेख के लिए, अगर देश आजाद भी हुआ तो सोच के देखिए क्या ऑप्शन थे कि नहीं? जो उस्मान शेख और माता फातिमा शेख को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जो लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्या उनके पास ऑप्शन था कि नहीं कि इस इंडिया को छोड़ के, इस भारत को छोड़ के बगल के पड़ोसी देश में चले जाए? अरे उनके पास ऑप्शन था कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्या किया, उस ऑप्शन को ठुकरा दिया और क्या चुना, इस देश को, इस माटी को अपना मातृत्व बनाया, इस देश और इस माटी को अपने माथे से लगाया। और फिर आप उनको कहते हो कि भाई आप जो है देश छोड़कर चले जाओ। और मैं कहता हूं, पूरी सम्राट अशोक क्लब कहती है कि भैया हम इंडियन हैं, तुम इंडियन हो, सब इंडियन हैं, हम भारतीय, तुम भारतीय, सब भारतीय। लेकिन याद रखो, जिन पे तुम उंगलियां उठा रहे हो वो जो है बाई चांस इंडियन नहीं बने हैं, बाई चांस इंडियन नहीं बने हैं, बाई चॉइस इंडियन बने हैं। बाई चांस इंडियन नहीं बने हैं, बल्कि उनके पास चॉइस था चुनने के लिए अपने देश में, लेकिन चॉइस उनका यहां पे रहा और यहां इंडियन बने हैं। इसलिए बाई चांस इंडियन बनने वालों से बड़ा कद होगा बाई चॉइस इंडियन बनने वालों का। इसलिए माता फातिमा शेख और उस्मान शेख और उनकी जितनी भी पीढ़ियां हैं वो बाई चॉइस इंडियन बनी हैं और वो इस देश के समता बंधुत्व में कदम से कदम बढ़ाकर चल रही हैं और चलेंगी। और याद रखिए, हर धर्म संप्रदाय में 2% 10% ऐसे लोग होते हैं जो विषमतावादी हैं, जिनको एकता और अखंडता से नफरत होती है। उनको लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ वैचारिक मतभेद चलता रहे। और हमेशा हमेशा इन सब का काट बनकर हमेशा इस भूखंड पे एक बुद्ध, एक पैगंबर, एक गुरु नानक, एक कबीर आए हैं, पैदा लिए हैं और उन्होंने क्या किया है, फिर से समता और बंधुत्व को इस पृथ्वी पे जीवित कर दिया। अभी अभी मेरे बड़े भाई ने क्या कहा, भाई कितने पैगंबर हुए? उन्होंने कहा बुद्ध पैगंबर के रूप में, गुरु नानक पैगंबर के रूप में, कबीर पैगंबर के रूप में। और अगर मैं जितने भी पैगंबर हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं बुद्ध, गुरु नानक और कबीर के ही रूप है। ये सिर्फ आपके और हमारे समझने में फेर हो गया है। और यहीं से आती है शिक्षा की बात। जिस दिन हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, बौद्धिक क्षमता बदल जाएगी। और ये जो शब्दों और धर्मों का और ये पैगंबरों का माया जाल है, जिसके बिना पे ये हमें लड़ाते हैं, हम इनके माया जाल को समझ जाएंगे। भाई आज से हजारों साल पहले अगर इस पृथ्वी पे पैगंबर साहब आए तो उन्होंने क्या कहा? पढ़ने और पढ़ाने की बात कही, तालीम की बात कही। भगवान बुद्ध जब इस धरती पे आए तो बुद्ध विहारों में क्या कर रहे थे? क्या वहां कीर्तन करवा रहे थे? वहां भी पढ़ने की बात कर रहे थे। जब गुरु नानक आए तो आज भी सिखों में भाई उनकी गुरबाणी, उनको किताबों को उनको पूजा जाता है। तो कहीं न कहीं वहां भी शिक्षा की ही बात हो रही थी। तो कहीं न कहीं माता सावित्री बाई और फातिमा शेख का जितने भी पैगंबर हुए, कहीं न कहीं उन्हीं के किए गए कामों को एक रूप दे रहे थे। इसलिए इस बात का इल्म हमें होना चाहिए।
और इस बात का इल्म होगा तो ये जान लीजिए इतनी बौद्धिक चेतना हमारी और आपकी जग जाएगी कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें धर्म संप्रदाय और इन पैगंबर के नाम पे लड़ाने की कोशिश करेगा तो ये जान लीजिए ये सारे पैगंबर एक ही चीज के दो स्वरूप है, बस कहने का तरीका अलग है। भैया कोई कहता है आई ईट मैंगो, कोई कहता है मैं आम खाता हूं, कोई कहता है अहम अमृत खदामी। तो भैया क्या दिक्कत है, तीनों तो एक ही बतिया बोल रहा है, नया कहां बोला। लिटरेचर और स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो उर्दू में भी लिखा जा सकता है मैं आम खाता हूं, फारसी में भी लिखा जा सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद जो व्यक्ति समझेगा उसके मनोभाव में जो बातें जाएंगी वो यही जाएगी ना कि भाई आम खाएगा कह रहा, आम खाने के लिए कह रहा है, चाहे वो किसी भाषा में और किसी स्क्रिप्ट राइटर के द्वारा लिखी गई। और शायद भारत के इतिहास में जेम्स प्रिंसप ऑफ कनिंघम आए, उन्होंने खुदाई करके शायद ये लिखी गई कहानी को उकेल कर शायद ही कुछ घटनाएं रही हों। मैं सर बता दूं आपको कि ये जो सम्राट अशोक क्लब का पहली दफा इम्प्लीमेंटेशन गोपालगंज की धरती पे माता फातिमा शेख का हम लोग कर रहे थे, साथ में आयोजन, तो नाम नहीं लूंगा, एक पुलिस अधीक्षक थे, उनको हम लोग निमंत्रण दिए कि सर आप आ जाइए हमारे चीफ गेस्ट बन के। तो इसी साहब बोले भाई हम ऑन ड्यूटी ऐसे ही आ जाएंगे, चीफ गेस्ट हमको मत बनाइए। और जब वो पॉम्पलेट पोस्टर हमारा देखे तो उसमें देखे माता फातिमा शेख का, तो सर वो कॉल करके हमसे कह रहे हैं कि अरे भाई ये आप लोग एक नई माँ का जन्म लिए हैं आप लोग। बोले सर ये कौन है? माता फातिमा शेख के बाद, अब हो सकता है वो हमारा क्लास ले रहे हो या टीच कर रहे हो, तंग करने के ख्याल से वो हमको बोल रहे थे भाई आईपीएस पदाधिकारी हैं। तो हमने बोला कि सर माता फातिमा शेख के बारे में मुझे तो बहुत पता नहीं है, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और बाबा ज्योतिराव फुले के बारे में मुझे पता। तो बोले कि तो भाई उनका था तो बीच में इनका भी आप रख दिए हैं। तो हमने बोला सर देखिए हमारे माँ बाप ने माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले के बारे में तो बताया था, और बताने के क्रम में जब मैं उनको अध्ययन किया उनके कहे गए बातों को, तो वहीं पे कहीं ना कहीं उनके एक पत्र से, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, उनके एक पत्र में सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव के एक पत्र में जो रिसर्चर ने स्कॉलर ने निकाला, उनके पत्र में कहीं आभार व्यक्त किया गया था उस्मान शेख और माता फातिमा शेख का, और उन्होंने कहा था कि मैं उनका सदा ऋणी रहूंगा। तो शायद वो वक्त आ गया है कि अब उस ऋण को उतारा जाए, और इसलिए हम लोग और सम्राट अशोक क्लब गोपालगंज की धरती पे पहली बार जो है माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख को मना रही है। और सर आपको हम लोग सादर आमंत्रण किए हैं। उसका तो हंसने लगे फोन पे और कहने लगे चलिए आप लोग इस देश में कुछ करिएगा जरूर। एक इबारत तो आप लिख रहे हैं, हमने बस सर आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जब सारे इंटेलेक्चुअल्स बौद्धिक चेतना वाले लोग जग जाएंगे तो ये जान लीजिए बिना दीवार की जो है मानसिक गुलामी, बिना दीवार का जेल बना दिया गया है। सिख नहीं, बौद्ध नहीं, हर कौम के लोग एक बिना दीवार का जेल क्रिएट किया गया, उससे जाके बंद हो गया, अपने आप को बंद कर लिया है, ऐसे संकुचित विचार का बना लिया है। ऐसे अभी बड़े भाई कह रहे थे हर धर्म संप्रदाय में, और उसके तोड़ने की ताकत जब हम बुद्ध के शरण में जाएंगे, माता फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के शरण में जाएंगे, तो उस जेल की दीवार को, जो अदृश्य दीवार है, उसको हम तोड़ देंगे, उसको हम तोड़ देंगे। और तोड़ने का एक ही हथियार है शिक्षा, जो पूर्व के वक्ता ने कहते यहाँ से ये ऋण हम चुका रहे हैं। सोचिए कि कितने दिन लग जाएंगे उस ऋण को, हमारी माँ बहन को चुकाने में। ये मंच पे बैठी हमारी सुमैया का छोटी बहन है, उसके ऋण को चुकाने में। और बात कहते हैं अरे बाई चांस इंडियन है, बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। इस बात को समझना होगा आपको और हमको। इसलिए क्योंकि मैं जान रहा हूं कि कार्यक्रम बहुत
सुबह से चल रहा है और सर बहुत, चूंकि मैं भी पटना से बहुत लेट हो गया और सर भी जो है उपस्थित होने में कार्यक्रम रहता है, बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो अपने जो कहना चाह रहा था कि भाई इम्प्लीमेंटेशन उसको अपने कार्यरूप में लाइए, उसको मंच और माइक तक सिर्फ सीमित नहीं रखें। हमारे मुखिया जी कह के गए कि भाई हर रात को आप हर चीज के लिए सरकार के भरोसे रहते हैं। हमारे घर में भी हमारी भाभी जो है वो आपका मिड डे मील वाला जो है उसकी सेक्रेटरी है विद्यालय के, तो एक दिन गए तो वहाँ पे गांव के कुछ लोग भीड़ लगा के बैठे हुए थे, कह रहे थे कि सर बड़ा खाना में दिक्कत है, सेक्रेटरी है नहीं जाती हैं, बहुत शिक्षा का देखिए स्वरूप, इस भारत में शिक्षा का स्वरूप देखिए। काहे भाई, काहे कि खीर जो बना था ना उसमें किशमिश नहीं डाला जा रहा है, खीर जो मिड डे मील में बना है वो सब बचा रहे हैं। आप 2 दिन अंडा खिलाना था, अंडा नहीं बना है और पूरा एकदम चढ़ी हुई थी गांव के 2-4 महिलाएं और पुरुष वर्ग। फिर मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, तो अच्छी बात है, कुछ बात हम भी कहें तुम लोग को। तो बोले हाँ कहिए। आप कहते कहाँ में? कहते हैं देखो कहेंगे बुरा नहीं मानोगे ना? बोले नहीं। देखो अगर सरकार किशमिश वाला खीर प्रोवाइड कर रही है तो जरूर मिलना चाहिए, अंडा प्रोवाइड कर रही है तो जरूर मिल रहा, या खीर अंडा के अलावा भी सरकार कुछ दे रही है कि नहीं दे रही है? अरे अंडा का दाम कितना है? 10 रुपया। और एक विद्यालय में जो अगर 4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनके चारों के वेतन को जोड़ लो और अंडा से उसको कैलकुलेट करो, उनके वेतन को जोड़ लो कि अगर कहीं की सरकार अगर सैलरी दे रही है तो उसको अंडा खिलाने के लिए दे रही है। तुम इतने मूर्ख कि जाके उससे पूछ रहे हो कि खीर में किशमिश नहीं है। तुम कभी उस टीचर से पूछे कि हमारा बच्चा कल तक पंचकी का पहाड़ा जान रहा था, आज 9 महीना हो गया, अभी तक छठका सबका सीखा भी नहीं है। कभी तुमने ये प्रश्न किया उस टीचर से, उस जो महिला शिक्षिका से? और जिस दिन तुम ये प्रश्न करने लगोगे समझ लो माता सावित्रीबाई फुले और जेटी वाले को जीवंत कर दोगे। अब तुम चरितार्थ कर दोगे इस छोटे से गांव में। और एक रिक्वेस्ट, यहाँ जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं, इस गांव में लोग आपका बड़ा मजाक उड़ाता है सरकारी स्कूल के टीचर की। अपनी गरिमा को बचाइए, अपनी गरिमा को बचाइए और हर चीज सरकार पे मत थोपिए, क्योंकि बहुत रणनीति और साजिश के तहत इसी कुल का मतलब सुनिए, पाली भाषा में उसको कहते हैं इसी पत्तम, इसी कुल में पढ़ने वालों को कहते हैं, जहां गरीब गुरबे अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ते हैं उसको स्कूल कहते हैं, और जिसको सरकारी विद्यालय कहते हैं, जिसको सावित्रीबाई फुले ने किया, अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट कर दिया। और आज बड़े साजिश के तहत उस सरकारी स्कूल को ध्वस्त और बर्बाद किया जा रहा है, और उसमें आपका और हमारा भी योगदान है। और आने वाले समय में जब प्राइवेट स्कूल का कल्चर आ जाएगा तो हम और आपके बच्चे तो ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, कितना भी मंच और माइक लगा लीजिए, पढ़ने का उनको मौका नहीं मिलेगा, और इस तरीके से आप शिक्षा से दूर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी शिक्षा को इसलिए बंद कर दे रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी नहीं मिलता है, तो इसलिए आप बंद कर दीजिएगा। 10 साल 20 साल में पढ़ना बंद कर दीजिएगा कि जब नौकरी नहीं लग रहा है तो पढ़ के क्या फायदा। और याद रखिए फिर से वहीं से गुलामी में आप जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 20 साल बाद कोई पढ़ेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, तो कोई क्रांतिकारी नहीं बनेगा, और कोई क्रांतिकारी नहीं बनेगा तो फिर से मानसिक गुलामी के दौर में हम लोग जीने रहेंगे। और दोनों तरीके से प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है। इसलिए बहुत न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि हम सफर न हम नसी से निकलेगा, न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो बस अब हम ही से निकलेगा, बस अब हम ही से निकलेगा। आपको खुद से निकालना होगा। अत्त दीपो भव का जो है भगवान बुद्ध का संदेश, उसको सोचना समझना होगा। समय की पाबंदी है, इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर कभी हम लोग जो है मिलेंगे। और मैं चाहता हूं फिर से विशेष आभार सम्राट अशोक क्लब की कार्यकर्ताओं को।